अब देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेडिक्टिंग प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फ्रॉम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। इलेक्ट्रोलिसिस जो टॉपिक है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब हम लोग ने बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट आप लेते हैं, मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं या एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट का, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट कैटायंस और एनायंस में ब्रेक हो जाएगा, और वो कैटायंस और एनायंस पहुंचेंगे कैथोड और एनोड पे, और वहां पर जाकर कैथोड पे जो कैटायन पहुंचेगा उसका रिडक्शन हो जाएगा, और एनोड पे जो एनायन पहुंचेगा उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो हमें कैथोड और एनोड पे कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे रिडक्शन या ऑक्सीडेशन के थ्रू। क्या प्रोडक्ट मिलेगा ये हमें प्रेडिक्ट करना है। अगर एक ही कैटायन है, कोई पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ओनली वन कैटायन है, तब तो प्रोडक्ट बताना बहुत आसान है। केवल एक ही एनायन है तो एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा बताना बहुत आसान है। प्रॉब्लम तब होती है जब एक से ज्यादा कैटायंस हो या एक से ज्यादा एनायंस हो, मतलब कि कैथोड पे रिडक्शन के लिए भी कंपटीशन हो, कौन रिड्यूस होगा इसका कंपटीशन हो कैथोड पे। ऐसे ही एक से ज्यादा एनायंस हो, यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन के लिए वो कम्पीट करें, तब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इनमें से विनर कौन होगा, एक्चुअल में किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा, तब हमें ये डिसाइड करना। तो ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को प्रेडिक्ट करना। अब करेंगे कैसे? अगर एक से ज्यादा कैटायंस है तो देखिए हम लोग ये देखेंगे कैटायंस क्या होता है, रिड्यूस होता है कैथोड पे। तो हम लोग ये देखेंगे कि दोनों कैटायंस में से दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन वन कैटायंस अगर कैथोड पे पहुंचेंगे और वो सारे कैटायंस चाहते हैं कि हम रिड्यूस हो जाएं, सब कैटायंस जितने भी पहुंचे उन सब में टेंडेंसी है कि हमारा रिडक्शन हो जाए। उस केस में रिडक्शन उस कैटायन का होगा जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर हो। जितने भी कैटायंस होंगे उनमें से सबसे ज्यादा जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उस कैटायन का रिडक्शन हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हमें मिलने लगेगा। सिमिलरली मोर देन वन एनायंस है, वो एनोड पे पहुंचे, ऑक्सीडेशन के लिए उनके बीच में फाइट हो रही है, तो उन सभी एनायंस में से वही एनायन ऑक्सीडाइज होगा जिसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर। ध्यान सुनिए, ऑक्सीडेशन किसका होगा, इसके लिए उनके ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए, किसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर है उन सभी एनायंस में से। या अगर हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो किसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम हो। ऑक्सीडेशन के लिए जब हम चेक करेंगे तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका हायर हो, इन अदर वर्ड्स रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम हो। रिडक्शन के लिए जब चेक करेंगे कौन सा कैटायन विनर होगा, तो जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर होगा वो विनर होगा। तो जहां रिडक्शन की बात आएगी वहां रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हायर हो, जहां ऑक्सीडेशन की बात आएगी वहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका हायर होगा, वो कैटायन और एनायन रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज होंगे और वैसा ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। एक सिंपल लैंग्वेज में रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना कह के एक सिंपल लैंग्वेज में कभी कभी हम कह देते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका कम है। ऐसा आयन जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो आयन डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल एक जनरल टर्म है। डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब है कि किसी भी आयन को डिस्चार्ज करने में जो पोटेंशियल चाहिए, तो वो जिसका कम होगा, मतलब जिस आयन को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करना, डिस्चार्ज करना मतलब उसके चार्ज को खत्म करना, जिसके लिए आसान होगा, जिसमें कम मेहनत लगेगी, जिसमें कम पोटेंशियल लगेगा, वो प्रोसेस हो जाएगा। तो ये एक सिंपल लैंग्वेज है। अगर साइंटिफिकली हम बात करें या और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सेंस में बात करें तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हायर हो वो रिड्यूस होगा रिडक्शन के लिए जब कॉम्पिटिशन होगा तो, और ऑक्सीडेशन के सेंस में देखेंगे, एनोड पे देखेंगे, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर होगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर केसेस में आपके सामने जिसमें हम लोग प्रोडक्ट्स को फाइंड करेंगे, डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे पहला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन एंड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaC।
हम लोग यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के मॉल्टेन और एक्वस दोनों सॉल्यूशन का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। दोनों के केस देखिए। देखिए जब आप मॉल्टेन NaCl लेते हैं तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मॉल्टेन NaCl के अंदर केवल एक ही कैटायन है Na+ और केवल एक ही एनायन है Cl-। ओनली वन कैटायन Na+ एंड वन एनायन Cl-। तो जो कैथोड होगा उस पे Na+ का ही मूवमेंट होना है और किसी का मूवमेंट नहीं होगा। और Cl- एक ही एनायन है, तो एनोड पे केवल एक ही पॉसिबिलिटी है Cl- का ऑक्सीडेशन। तो प्रोडक्ट बहुत सिंपल सा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जब आप NaCl को जैसे ही इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो ये डिसोशिएट हो जाएगा Na+ और Cl-। ये Na+ पहुंचेंगे कैथोड पे, तो एट कैथोड Na+ आयंस गेन इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन किसको कहते हैं? अगर इलेक्ट्रॉनिक सेंस में बात करें तो रिडक्शन इज व्हाट? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक बात तो बहुत क्लियर ध्यान रखिएगा कि कैथोड पे जो भी प्रोसेस होगा उसमें हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होना है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ऑलवेज आप एरो के लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखेंगे। अगर आपने कैथोड पे कोई ऐसा प्रोसेस लिखा है जिसमें इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बना। इट मीन्स आपने कुछ ना कुछ गलत कर रखा है, या कोई आप प्रोसेस आप समझ नहीं पा रहे, कोई प्रॉब्लम आपने कोई ना कोई मिस्टेक कर रखी। तो कैथोड पे जो भी प्रोसेस लिखेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में ही होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं तभी वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो यहाँ पर Na+ आयन पहुंचा कैथोड पे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और सोडियम मेटेलिक फॉर्म में, सोडियम सॉलिड फॉर्म में, सोडियम मेटल के फॉर्म में वो उसी कैथोड पे डिपॉजिट हो गया। तो इट मींस मॉल्टेन NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस में जो प्रोडक्ट मिला, कैथोड पे जो प्रोडक्ट मिला, दैट इज सोडियम मेटल। एनोड पे आ जाइए। एनोड पे कौन पहुंचा? Cl-। और वो जो Cl- पहुंचा उसने क्या किया? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज किया, और इलेक्ट्रॉन लूज करके इसने क्लोरीन एटम बनाया। देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन एटम बनाया। ये प्राइमरी चेंज है, लेकिन क्लोरीन क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होता है, तो तुरंत क्लोरीन क्लोरीन एटम मिलकर क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेंगे। ये सेकेंडरी चेंज है। प्राइमरी चेंज मतलब जो डायरेक्ट चेंज होता है वो प्राइमरी चेंज है, उसके बाद अगर फर्दर कोई चेंज हुआ तो वो सेकेंडरी चेंज। तो ओवरऑल प्रोडक्ट की बात करें तो क्लोरीन गैस मिलेगा। तो एक लाइन में अगर आपसे कोई मॉल्टेन NaCl के प्रोडक्ट पूछता है तो प्रोडक्ट होगा एट कैथोड सोडियम मेटल एंड एट एनोड क्लोरीन गैस। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, एक ही कैटायन था रिड्यूस होने के लिए Na+ और एक ही एनायन था ऑक्सीडाइज होने के लिए, दैट इज Cl-। इसके बाद का केस देखिए जरा, एक्वस NaCl। यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ेगी। जब हम एक्वस NaCl की बात करेंगे तो अब हमारे पास ऑक्सीडाइज होने के लिए दो चीजें हैं और रिड्यूस होने के लिए भी दो चीजें हैं। हम एक्वस NaCl लेंगे तो NaCl डिसोसिएट होगा Na+ और Cl- में। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक्वस NaCl जब हम लेंगे, एक्वस मतलब वाटर भी आ गया, तो अब एक प्लेयर खुद वाटर हो गया, ऑक्सीडेशन के लिए भी और रिडक्शन के लिए भी। NaCl के जो अपने आयंस थे यानी Na+ और Cl-, वो तो थे ही। वाटर भी एक कॉम्पिटिटर हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन के लिए भी और रिडक्शन के लिए। या वाटर कह लो, या आप ये भी कह सकते हो कि वाटर यानी H2O किस में डिसोसिएट होगा? H+ एंड OH- में। हम उस सेंस में भी समझ सकते हैं। हमने क्या कहा कि जो H2O है, अगर हम इस सेंस में भी बात करें तो भी हम समझ सकते हैं। या तो आप डिसोसिएट, वाटर के डिसोसिएशन से जो आयंस मिले उसको देख लो। तो वाटर अगर डिसोसिएट होगा तो इट गिव्स H+ एंड OH-। आप इससे समझ लो तब भी क्लियर है। अब देखो H+ आयन और एक Na+ आयन NaCl से, तो अब दो कैटायन तो कम से कम हो गए ना आपके पास। यस सर। Na+ चाहता है कि भाई हमारा रिडक्शन करिए आप, H+ चाहता है कि हम रिड्यूस हो जाएं, तो यहाँ पर फाइट हो गई। ऐसे ही एनायन की बात करें तो NaCl से एनायन मिल रहा है Cl- और वाटर का एनायन हो गया OH-। Cl- चाहता है हम ऑक्सीडाइज हो जाए और OH- चाहता है कि नहीं भाई हमारा ऑक्सीडेशन हो जाए। तो अब किसका होगा ये देखना पड़ेगा। तो इस तरह से समझ सकते हैं हम लोग, या अगर पूरे पूरे वाटर को देखें तो भी आप समझ सकते हैं, वाटर के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। देखिए कैसे,
ये जो वाटर मॉलिक्यूल है अगर ये भी पार्टिसिपेट करेगा ऑक्सीडेशन में भी और रिडक्शन में भी, ध्यान समझिएगा। तो वाटर अगर ऑक्सीडाइज होगा, एनोड पे जब वाटर जाएगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन जब वाटर का होगा तो इस प्रोसेस के थ्रू होगा, देखिएगा इस प्रोसेस 2H2O gives O2 plus 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन ऑलवेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन अगर वाटर का होता है, जो कि कैथोड के लिए पॉसिबल रिएक्शन है, एक कैथोड पे अगर वाटर पहुंचा तो वो रिड्यूस होगा, जब उसका रिडक्शन होगा तो होगा 2H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन gives H2 plus 2OH माइनस। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारे लिए वो ये कि अगर वाटर ने ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर लिया, यानी ऑक्सीडेशन अगर वाटर का हुआ तो हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगा, और अगर रिडक्शन हुआ वाटर का तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा। प्रोडक्ट ये है वाटर के ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट क्या मिलता है, O2, और वाटर के रिडक्शन का प्रोडक्ट है H2। तो अब जरा देखिए हमारे पास कॉम्प्लिकेशन हो गई, कैसे NaCl डिसोसिएट हुआ Na+ और Cl- में। अब हमारे पास हो गए Na+ पहुंचा कैथोड पे जहां के रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन में हमने यहाँ पर पढ़ा है कि वाटर भी रिड्यूस हो सकता है, तो रिडक्शन के लिए हमारे पास दो पॉसिबल रिएक्शंस हो गई कैथोड पे, दो रिएक्शंस है जिनकी पॉसिबिलिटी है। पहला Na+ जो NaCl से मिल रहा है या तो वो रिड्यूस हो जाए तब प्रोडक्ट होगा सोडियम मेटल, दूसरा अगर वाटर खुद रिड्यूस होने लगे तो प्रोडक्ट होगा हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन 1 रिएक्शन 2 दोनों के चांसेस हो गए कैथोड पे। अब कौन होगा इसमें से, हम देखेंगे रिएक्शन 1 और 2 यानी वाटर और सोडियम में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर है। रिडक्शन की बात हो रही है तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका हायर है। तो जब हम डेटा के हिसाब से बात करेंगे तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाटर का है वो -0.83 वोल्ट होता है, -0.83 वोल्ट, ठीक है। और अगर हम सोडियम की बात करेंगे, सोडियम मेटल की, तो उसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -2.71 वोल्ट। ये सब आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है। तो इसका माइनस, अब किसकी वैल्यू ज्यादा, -2.71 ज्यादा है या -0.83 ज्यादा है? सर -0.83। -0.83 ज्यादा है, तो इसलिए जो एक्चुअल रिएक्शन होगी कैथोड पे वो रिएक्शन नंबर 2 होगी, न कि रिएक्शन नंबर 1। 2 कौन सी थी, ये वाटर का रिडक्शन। वाटर, तो ये पहली वाली रिएक्शन नहीं हो पाएगी, Na+ पहुंचेंगे लेकिन वो रिड्यूस नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनसे ज्यादा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेकर वाटर प्रेजेंट है वहां। तो जो प्रोडक्ट मिला कैथोड पे दैट विल बी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। देखिए मॉर्टन NaCl में सोडियम मेटल, लेकिन एक्वस NaCl में हाइड्रोजन गैस हो गया कैथोड का प्रोडक्ट। ऐसे ही एनोड पे पहुंचिए, एनोड पे दो पॉसिबल रिएक्शन हो सकते हैं, कौन कौन सी, एक NaCl का जो एनायन है यानी Cl- का ऑक्सीडेशन, इसको हम रिएक्शन नंबर 3 मान लें, और दूसरा वाटर का खुद का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन, रिएक्शन नंबर 4। फिर हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन एक्चुअल में होगी। दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम देखेंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से बात करते हैं तो लगभग दोनों रिएक्शन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर है, लेकिन एक्चुअल में वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो रिएक्शन होना चाहिए, होगा नहीं, रिएक्शन होना चाहिए 4th, यानी प्रोडक्ट जो मिलना चाहिए वो है ऑक्सीजन गैस, और जो प्रोडक्ट मिलता है वो है क्लोरीन। ध्यान समझिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भले ही वाटर का ज्यादा है लेकिन वाटर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, ऑक्सीडाइज हो पाता है Cl-, प्रोडक्ट क्लोरीन गैस। इसके पीछे जो लॉजिक है वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ओवर वोल्टेज, इसको बबल वोल्टेज भी कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट है ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज ये है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई रिएक्शन जिसकी पॉसिबिलिटी तो है कैथोड पे या एनोड पे होने की, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डाटा ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू के हिसाब से, तो वो रिएक्शन उसका चांस है, लेकिन वो रिएक्शन काइनेटिकली बहुत स्लो है, उसकी स्पीड बहुत कम है, और ठीक ठाक स्पीड पे लाने के लिए उसको हमें एक एक्स्ट्रा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। दिस एक्स्ट्रा वोल्टेज इज नोन एज ओवर वोल्टेज और बबल वोल्टेज, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा वोल्टेज या बबल वोल्टेज। तो ये जो रिएक्शन नंबर 4 आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन डेटा के हिसाब से तो पॉसिबल है,
डाटा के हिसाब से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से इसे ही होना चाहिए, ऑक्सीजन ही मिलना चाहिए आपको एनोड। लेकिन ये रिएक्शन काइनेटिकली स्लो है और ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को प्रॉपरली कराने के लिए इस रिएक्शन को एक बूस्टर के लिए एक एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए इसको। वो एक्स्ट्रा वोल्टेज कौन देगा? तो उसके लिए हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा वोल्टेज देने से अच्छा है कि हम रिएक्शन नंबर 3 को करा दें। रिएक्शन कहता है कि भाई आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए, तो छोड़ो हटाओ, हम रिएक्शन नंबर 3 को करा लेते हैं, तो क्लोरीन प्रोडक्ट मिलता है। एक्चुअल में थ्योरेटिकली ऑक्सीजन मिलना चाहिए था ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट क्यों नहीं मिलता? उसके पीछे एक लाइन का रीजन है, बिकॉज द रिएक्शन 4 मींस ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर is a slow process and it requires some extra voltage known as over voltage और bubble voltage, इसलिए नहीं हो पाता वो। ठीक है? Yes sir. Yes sir. समझ में आया नहीं? इसको और क्या कहते Yes, हैं? हम लोग कहते हैं बबल Bubble वोल्टेज। voltage. कभी अगर आया किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो यही ओवर वोल्टेज या बबल वोल्टेज इसका नाम होता है। तो अब हम समराइज करें तो क्या प्रोडक्ट मिला एक्वस NaCl में? कैथोड पे क्या मिला था हमें? Hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस, प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस। और एनोड पे क्या मिल रहा है? Chlorine gas. क्लोरीन। So chlorine gas. ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा। यानी ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो दोनों प्रोडक्ट को देखिए, मैंने समरी में यहाँ पर एक साथ लिख दिया है। एक्वस NaCl का जो एक्चुअल रिएक्शन होगी कैथोड पे वो है 2H2O कैथोड पे, रिडक्शन वाटर का यानी हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे Cl- का रिडक्शन यानी क्लोरीन गैस। तो हमें प्रोडक्ट से मतलब है, तो प्रोडक्ट यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन गैस कैथोड पे और क्लोरीन गैस एट एनोड। तो ध्यान रखिएगा एनोड वाला प्रोडक्ट तो वही है जो मॉल्टन NaCl में था, ठीक है, लेकिन कैथोड का प्रोडक्ट यहाँ पर सोडियम मेटल की जगह हाइड्रोजन गैस हो गया, जैसे एक्वस NaCl में आता है। क्लियर हो गया? Yes sir. ये रिएक्शंस नोट कर लीजिएगा सारी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट केस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, दैट इज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर हमें एक प्रोडक्ट बताना है, जब हम कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, एक्वस कॉपर सल्फेट का, और इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करके। व्हाट डू यू मीन बाय दिस इनर्ट इलेक्ट्रोड? इनर्ट इलेक्ट्रोड का सेंस क्या होता है जरा समझिएगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रोसेस तो होगा, उस इलेक्ट्रोड पे तो प्रोसेस होगा, लेकिन वो इलेक्ट्रोड खुद उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऐसा इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में खुद भी पार्टिसिपेट करता है, स्पेशली ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में तो नहीं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो किसके होते हैं? मेटल्स के होते हैं। मोस्टली जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो मेटल के होते हैं, और मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है कि लूज करने की होती है? So electron lose करने की। और इलेक्ट्रॉन लूज करना कौन सा प्रोसेस है? रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है? So oxidation. तो ऑक्सीडेशन कहां पर हुआ? एनोड पे, है ना? Yes sir. जब भी आप कोई एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो प्रॉब्लम कहां पड़ी? एनोड पे। यानी जो फाइट एनोड पर, वो एनोड के लिए एक कॉम्पिटिटर और बढ़ गया, और वो कॉम्पिटिटर कौन है? वो कॉम्पिटिटर खुद इलेक्ट्रोड है। ठीक है, देखिए एक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड का इफेक्ट कैथोड पे नहीं आता है, क्योंकि जो भी एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा, जनरली इलेक्ट्रोड मेटल का होगा, तो जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी में होगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी में, और ऑक्सीडेशन एनोड का प्रोसेस है। तो जो फाइट एक्स्ट्रा एक कॉम्पिटिटर बढ़ गया फाइट में, वो एनोड पे बढ़ा। कैथोड के प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप एक्टिव इलेक्ट्रोड लो चाहे इनर्ट इलेक्ट्रोड लो। एक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड का जो इफेक्ट आता है वो प्रोडक्ट एट एनोड पे आता है, एनोड के प्रोडक्ट पे खाली इसका अंतर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये चीज पहले तो ध्यान रखिएगा। अब जरा हम देखते हैं पहले कॉपर सल्फेट का प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड लेकर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा। देखिए कॉपर सल्फेट और वाटर पहले तो आयनाइज कैसे होंगे। कॉपर सल्फेट आयनाइज होगा कॉपर आयन में और सल्फेट आयन में, और वाटर आयनाइज होगा H+ एंड OH- में। अब ये दो कैटायन है हमारे पास, कॉपर आयन और H+, ये दोनों पहुंचेंगे कैथोड पे, फाइट करेंगे वहां पर रिडक्शन के लिए, और सल्फेट आयन और OH- आयन पहुंचेंगे एनोड पे, और वो आपस में फाइट करेंगे ऑक्सीडाइज होने के लिए। देखते हैं कौन विनर होता है।
कैथोड पे पहुंचा, कॉपर आयन पहुंचा और H प्लस पहुंचा, जिसमें से कॉपर का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर है हाइड्रोजन से। कैसे? हाइड्रोजन का होता है 0 स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, याद रखिए SHE में पढ़ा था हम लोग ने। हाइड्रोजन का क्या है 0 और कॉपर का Yes, होता है sir. प्लस 0.34 वोल्ट, है ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका जाता है? कॉपर का। तो जब बात रिडक्शन की होगी तो कौन विनर हो जाएगा? So copper. कॉपर। तो यानी जो रिडक्शन होगा कॉपर का हो जाएगा। तो एक्चुअल जो प्रोसेस होगा कैथोड पे वो होगा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर मेटल। कॉपर मेटल का डिपोजिशन हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही एनोड पे देखिए क्या होगा, H प्लस, इसका मतलब क्या हुआ कि जो H प्लस है वो एज इट इज रहा, उसका कुछ नहीं हुआ, वो सॉल्यूशन में ही पड़ा हुआ। सिमिलरली एनोड पे बात करेंगे तो OH माइनस पहुंचे और सल्फेट आयन पहुंचे, जिसमें से OH माइनस आयन का ऑक्सीडेशन हो जाता है क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है, इस तरह से भी कह सकते। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में OH माइनस का अलग से नहीं मिलेगा, आप वाटर का देख लेना, ठीक है। तो वाटर के हिसाब से, और सल्फेट का अगर किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिया हो तो सल्फेट रेडिकल का देख लेना। वैसे यहाँ पर आप अभी याद कर सकते हो, तो वाटर में जब OH माइनस पहुंचेगा तो OH माइनस का जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सल्फेट आयन से बेटर है, या कह लो डिस्चार्ज पोटेंशियल OH माइनस का कम है, मतलब इसको डिस्चार्ज करना आसान है। तो एक्चुअल प्रोसेस जो एनोड पे होगा वो ये होगा 4OH माइनस गिव्स 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यानी जो प्रोडक्ट मिला आपको वो क्या मिला? प्रोडक्ट एनोड ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन। तो ओवरऑल रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या मिला? कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो इसमें जो प्रोडक्ट मिला एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड या प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इसमें जो प्रोडक्ट मिला वो कैथोड पे मिला कॉपर मेटल, एनोड पे मिला ऑक्सीजन गैस। एक लाइन में प्रोडक्ट जरूर याद रखिएगा, 1 मार्क्स के लिए तो पहला ये क्वेश्चन बनता है प्रोडक्ट बताने के लिए, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन में अगर हम बात करेंगे तो एक चीज बहुत मजे की आप देखिए, यहाँ पर कैथोड के लिए ये बच गया H प्लस और एनोड पे सल्फेट बच गया, इसका कुछ नहीं हुआ। यानी ओवरऑल सॉल्यूशन देखेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन बन जाएगा अंदर H2SO4, ठीक है। एक्वस कॉपर सल्फेट जब लेंगे तो जो बच गए H प्लस बचा और सल्फेट बचा, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चन और आगे हम पूछें, लिटमस पे क्या इफेक्ट होगा एक्वस कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलिसिस में? लिटमस का इफेक्ट क्या होगा? जब हम एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो प्रोडक्ट को अगर हम किनारे करते हैं तो सॉल्यूशन तो एसिडिक हो गया ना H2SO4 की वजह से। यस सर। ब्लू टू रेड, ये सब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे जो पूछे जा सकते हैं, या पीएच पूछ ले क्या हो जाएगा ऐसे सॉल्यूशन का, तो 7 से लेस, ठीक है। यस सर। चलिए अब हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। यानी अब हम इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं ले रहे हैं, ठीक है। एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो जब कॉपर इलेक्ट्रोड लेंगे, कॉपर एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो हमने क्या कहा था कि कैथोड वाला प्रोसेस कहीं कुछ नहीं डिस्टर्ब होगा। प्रोसेस कहाँ डिस्टर्ब होगा? एनोड पे। अब एनोड के लिए 3 कॉम्पिटिटर हो गए, पहला OH माइनस, दूसरा सल्फेट आयन और तीसरा खुद कॉपर, ठीक है। लेकिन देखिए उससे पहले कैथोड तक की कहानी वही रहेगी, कॉपर सल्फेट और वाटर इस तरह से आयनाइज होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, कैथोड पे कॉपर आयन का रिडक्शन हो जाएगा क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल OH माइनस से या उस वाटर से बेटर है H प्लस से। एनोड के लिए थोड़ा सा हमें नए सिरे से देखना पड़ेगा। एनोड के एंगल पे देखिए, कैथोड के एंगल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करो चाहे एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करो। एनोड पे क्या हुआ कि अब आपके पास एनोड पे कौन कौन पहुंचे? OH माइनस पहुंचा, सल्फेट आयन पहुंचा, और वो कॉपर जिसका इलेक्ट्रोड आपने बनाया था, एनोड जिसका बनाया था, वो कॉपर भी एक्टिव है इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो यहां पर क्या होगा कि दोनों आयन यानी OH माइनस और सल्फेट आयन, ये दोनों बेचारे वहीं वैसे ही बैठे रह जाएंगे और खुद कॉपर मेटल, कॉपर एनोड खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो जो प्रोसेस एक्चुअल में होगा वो होगा कॉपर मेटल इटसेल्फ रिलीजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर आयंस। ये एक्चुअल प्रोसेस एनोड पे होने लगेगा। अब एक बहुत, फिर से मेरी बात समझिए, हमने क्या कहा कि एनोड पे 3 पॉसिबल रिएक्शंस हो गई, कौन कौन सी? नंबर 1 ऑक्सीडेशन ऑफ OH माइनस, नंबर 2 ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फेट आयन,
नंबर 3, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर इटसेल्फ। इसमें से जो विनर होगा डेटा के बेसिस पे डिस्चार्ज पोटेंशियल के हिसाब से या ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से, वो होगा कॉपर मेटल जिसका एनोड बनाया वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दोनों एनायन OH माइनस और सल्फेट आयन वो एज इट इज रह जाएंगे बिना डिस्चार्ज। तो एक्चुअल जो प्रोसेस होगा एनोड पे वो होगा कॉपर गिव्स कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। एक मजे की बात जो ध्यान देनी है, कैथोड पे देखिए क्या हो रहा है, कॉपर आयंस डिस्चार्ज हो रहे हैं न्यूट्रल एटम में। एनोड पे देखिए तो कॉपर आयंस, कॉपर एटम्स फिर कॉपर आयंस बना रहे हैं। ओवरऑल सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयंस की कमी नहीं होगी। एक तरफ जहां कॉपर आयन डिस्चार्ज हो रहे हैं कैथोड पे, तो एनोड पे कॉपर आयंस बन रहे हैं। ठीक है? यस सर। तो Yes, कॉपर आयंस सॉल्यूशन में मेंटेन है और कॉपर आयंस का ब्लू कलर होता है। तो Yes, इस sir. इलेक्ट्रोलिसिस Yes. में जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर होगा वो मेंटेन रहेगा, वो फेड नहीं होगा। इससे पहले वाले में कॉपर आयंस लगातार डिस्चार्ज हो रहे हैं और बन रहे नहीं है, तो कॉपर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी। इससे पहले में जब इनर्ट इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं, तो वहां पर जो ब्लू कलर होगा सॉल्यूशन का वो टाइम के साथ धीरे धीरे फेड होता जाएगा। ये क्वेश्चन भी आता है क्लास 10th में। Yes, sir. ठीक है ना? Yes. क्लियर? चलिए Yes, sir. नेक्स्ट आते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कभी कभी क्या होता है कि एक चीज और समझिएगा, कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट है वो, जो आपके पास डाटा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वो तो अपनी जगह है, कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करने लगता है। जैसे मान लीजिए कोई आयन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डेटा के हिसाब से उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, ज्यादातर नंबर में वही प्रेजेंट है अंदर, तो उस केस में क्या होगा कि वही कैटायन या वही एनायन बार बार इलेक्ट्रोड से स्ट्राइक करेगा, तो चांसेस है कि उसी का ऑक्सीडेशन हो या उसी का रिडक्शन हो जाए, है ना? तो कॉन्सेंट्रेशन का भी एक इफेक्ट आता है। जैसे यहाँ पर देखिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का एक सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन के केस में आप जरा एनोड के प्रोडक्ट को देखिए, कैथोड के प्रोडक्ट तो बहुत आसान है। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के आयंस कौन कौन से होंगे? H2SO4 के आयंस क्या क्या होंगे? H+ And SO4 minus. And SO4 minus. वाटर के आयंस कौन कौन से होंगे? H+. H plus and H minus. So H plus and H minus. कैटायन तो दोनों जगह से एक ही मिल रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड भी H+ ही जनरेट कर रहा है, वाटर भी H+ जनरेट कर रहा है, कैटायन में तो कोई फाइट है नहीं, तो ये H+ ही रिड्यूस होगा कैथोड पे, नो डाउट, और कैथोड का प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस होगा, ये क्लियर है ना? जब एक्वस सॉल्यूशन लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का, तो कैथोड का प्रोडक्ट तो बहुत सिंपल है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का भी कैटायन H+ है, वाटर का भी कैटायन H+ है। प्रॉब्लम कहाँ है? एनोड। सल्फ्यूरिक एसिड का एनायन क्या है? सल्फेट आयन। वाटर का एनायन क्या है? OH-। अब यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइज होगा ये देखना पड़ेगा। वाटर का एनायन या खुद वाटर कह लो, वाटर ऑक्सीडाइज होता है कि सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज होता है, यही देखना। तो दो पॉसिबल रिएक्शंस यहाँ पर बन गई। अगर वाटर ऑक्सीडाइज हुआ तो ये प्रोसेस होगा, यानी ऑक्सीजन गैस मिलेगा। अगर सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज हुए तो ये प्रोसेस होगा, H2O8 - आयन बनता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनका देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से बात करेंगे, ऑक्सीडेशन की बात है तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम हो, यानी मिलना चाहिए ये ऑक्सीजन, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, या कह लो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। जो डेटा हमें जनरली दिया होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल का होता है, ठीक है? Yes. लेकिन यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं, डाइल्यूशन देखना पड़ेगा। अगर H2SO4 डाइल्यूट है, H2SO4 डाइल्यूट होगा अगर, तो इसका मतलब सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। Yes, sir. अगर सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो सल्फ्यूरिक एसिड के आयंस कम नंबर में होंगे, ज्यादा नंबर में कौन होंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स। Water. तो वाटर का ही ऑक्सीडेशन होने के चांसेस बढ़ गए, Yes, sir. तब प्रोडक्ट क्या होगा हमारा? ऑक्सीजन गैस। Yes, sir. लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बेटर है, फिर चांसेस सल्फेट आयन के होंगे कि बार बार वो स्ट्राइक करेगा एनोड पे, ठीक है? Yes, sir. तब प्रोडक्ट क्या होगा एनोड पे? H2O8 - आयन। नहीं, Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. देखिए कैथोड का प्रोडक्ट तो Yes. ऑलवेज हाइड्रोजन होगा,
एनोड का प्रोडक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन है कि सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। Concentrated. इसमें लिखा हुआ। लास्ट आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड डाइल्यूटेड वाटर। एसिड डाइल्यूटेड वाटर का मतलब है इलेक्ट्रोलिसिस तो वाटर का होगा, लेकिन उसकी कंडक्टिविटी, उसकी कंडक्टेंस को बढ़ाने के लिए उसमें हम लोग थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं लाइक H2SO4। वो उसकी कंडक्टिविटी को या उसकी कंडक्टेंस को इम्प्रूव कर देता है। तो एसिड डाइल्यूटेड वाटर का मतलब है स्लाइटली उसमें एसिडिक आपने मीडियम या Cl या H2SO4 इस तरह के एसिड में जनरली H2SO4 मिलाते हैं। तो जब हम एसिड डाइल्यूटेड वाटर बनाएंगे तो अब जरा देखिए उसके अंदर कौन कौन से आयंस होंगे। देखिए 3 आयंस होंगे। ये कैसे? वाटर से मिलेगा H+ और OH-, और सल्फ्यूरिक एसिड से मिलेगा H+ और सल्फेट आयन। तो H+ तो कॉमन है, तो कैटायन तो एक ही रहा उस पूरे सिस्टम में H+। एनायन हो गए 2, OH- और SO2-। सल्फेट। इसी तरह से तो होगा। अब कैथोड पे क्या हुआ? कैथोड पे कौन कौन पहुंचा? देखिए H+ तो दोनों जगह से H+ ही मिल रहा है। कैथोड का प्रोडक्ट तो बहुत सिंपल है, H+ ही जाएगा और कोई है ही नहीं। तो कैथोड का प्रोडक्ट तो एसिड डाइल्यूटेड वाटर में क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। एनोड की फाइट बढ़ गई। एनोड के लिए OH- और सल्फेट आयन दोनों पहुंचे, ठीक है। इसमें से OH- विनर हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेसिस पे। तो जो एक्चुअल यानी ऑक्सीजन गैस मिलने लगेगा। तो जो एक्चुअल प्रोसेस होगा कैथोड और एनोड दोनों पे, वो क्या होगा? एनोड पे ऑक्सीजन गैस, एनोड पे OH- का ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। डाइल्यूटेड वाटर। तो ये आपके प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हैं। ध्यान से समझिएगा। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में 2-3 क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। पहला तो सबसे सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि 1 मार्क्स के लिए कि डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बताइए। आपसे पूछ लेंगे कि राइट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl, एक्वस NaCl, या एसिड डाइल्यूटेड वाटर, या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, या कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट ही बताना है कि इसमें कॉपर मिलेगा एनोड पे, इसमें कॉपर नहीं मिलेगा, इसमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा, यहाँ ऑक्सीजन मिलेगा, यहाँ क्लोरीन मिलेगा, जो भी। सेकंड क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज कि एक्वस NaCl के केस में अगर डेटा के हिसाब से ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल के बेसिस पे अगर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होना चाहिए था तो फिर क्यों नहीं मिला? क्यों आपको क्लोरीन मिला? ये क्वेश्चन जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज यूज होगा, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर इलेक्ट्रोड और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ। और इसी से एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं और ब्लू कलर फेड हो रहा है, तो यहां से कैसे आप प्रेडिक्ट कर लोगे कि इसमें इलेक्ट्रोड कौन सा है? प्लैटिनम है, कॉपर है, इनर्ट है कि एक्टिव है? तो अगर कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर फेड हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस में, इट मींस कि कॉपर आयंस डिस्चार्ज हो रहे हैं बट कॉपर आयंस जनरेट नहीं हो रहे हैं। और ये तभी होगा जब इलेक्ट्रोड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होगा। इट मींस कंक्लूजन हो गया। दूसरा, अगर ब्लू कलर मेंटेन है सॉल्यूशन का, इट मींस कॉपर आयंस एक तरफ जहां डिस्चार्ज हो रहे हैं वहीं दूसरी तरफ जनरेट भी हो रहा है। और ये तभी होगा जब वो एक्टिव इलेक्ट्रोड यानी कॉपर इलेक्ट्रोड लेकर आपने प्रोसेस कराया। तो ये कहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ। इसके अलावा किसी और भी कोई और भी इलेक्ट्रोलाइट इसमें पूछा जाए, ये जरूरी नहीं कि हमने जितने पढ़ाए यही पूछे जाएंगे। कुछ और भी इलेक्ट्रोलाइट्स पूछे जाएंगे जिनके प्रोडक्ट्स आपको बताने होंगे, जैसे लेड ब्रोमाइड है। मॉल्टन सॉल्यूशन अगर आया तब तो बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि उसमें एक ही कैटायन होगा, एक एनायन होगा। प्रोडक्ट आप आराम से बता लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब है जब किसी का एक्वा सॉल्यूशन का पूछा जाए, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट। अब थ्योरेटिकल टॉपिक में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बैटरीज, प्राइमरी सेल्स एंड बैटरीज और कोरोजन। ये टॉपिक एक इम्पोर्टेंट, इसे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।